हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा चौरसिया और आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी ऑनलाइन एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैं आपको भारत के जो भौतिक स्वरूप है उसका अध्ययन करवा रही थी और इसी सीरीज में मैं आपको भारत के जो भौतिक स्वरूप है इसका हमने पहला पार्ट जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है और दूसरा पार्ट जो है वो मैदानी जो भाग है उसकी हम स्टडी कर चुके थे। और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो भारतीय मरुस्थल या जो थार का जो मरुस्थल जो तीसरा जो भाग है उसकी हम स्टडी मैं आपको करवाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा साथ ही साथ इस पर कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो आइए हम बात कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पॉइंट है भारत के भौतिक स्वरूप का, भारतीय मरुस्थल या थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ना। इसमें अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रमुख विशेषता, पहले मैं आपको मैप में बता दूं कि भारतीय मरुस्थल का जो एरिया है वो कौन सा है ना। हम बात करेंगे ये वाला जो एरिया है ये कौन सा है, भारतीय मरुस्थल का एरिया है। कौन सा है, ये है हमारा भारतीय मरुस्थल। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय मरुस्थल, अगर मैं बात करूँ इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं की बात करें तो प्रमुख विशेषताएं इसकी है कि तैतीस सागर का अवशेष है ना। जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में हमने जब पढ़ा था तो तैतीस सागर, अंगारा लेन, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मैं बात करूँ कि अगर मरुस्थल जो होते हैं वो तैतीस सागर के अवशेष होते हैं, मरुस्थल या मैदान, तो उसी क्रम में जो ये मरुस्थल है हमारा भारतीय मरुस्थल, तो ये किसका अवशेष माना गया है, ये तैतीस सागर का अवशेष बताया गया है। उसके बाद बात करें, यह मरुस्थल अरावली पर्वत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में सिंधु के मैदान तक विस्तृत है ना। जो ये हमारा जो मरुस्थल है ना, ये अरावली पर्वत जो है निकलती है उसके पश्चिम में है ना, उसके पश्चिम और उत्तर पश्चिम के सिंधु के मैदान, जो यहाँ पर जो सिंधु नदी निकलती है उसके हम कह सकते हैं सिंधु के मैदान में जो है ये मरुस्थल स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 150 से लेकर 380 जो है इस मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसकी लंबाई व चौड़ाई की बात करें तो इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है 160 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की यह सर्वाधिक जैव विविधता व सबसे सघन बसा मरुस्थल कहा जाता है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि सर्वाधिक जो जैव विविधता है जो भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है और सबसे सघन बसा हुआ मरुस्थल भी इसे ही कहा गया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट की बात करें, यहाँ तेज हवाओं के कारण बालुआ स्तूपों एवं रेत के टीलों का निर्माण होता है। मतलब ये मरुस्थल है, यहाँ पर क्या होता है, रेगिस्तानी एरिया हम कह सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या होती है, बहुत तेज जो हवाएं हैं उसके कारण क्या होता है, तेज जो हवाएं चलती हैं उसके कारण जो बालू का जो स्तूप है ना, बालू का स्तूप वो एवं जो रेत के जो टीले हैं उनका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है ना। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बालू का स्तूप जो है कौन कौन से बालू का स्तूप या टीलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, 3 प्रकार के बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के बालू का स्तूप का निर्माण होता है। पहला है हमारा अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। पहला कौन सा है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। दूसरा है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप और तीसरा है अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बना क्या है, तो मैं बता देती हूँ आपको क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप का मतलब होता है ऐसे स्तूप जो हवा के समानांतर चलते हैं। मतलब जैसे हवा चलेगी तो उसके साथ साथ ही जो स्तूप जो बनते जाते हैं, टीले बनते जाते हैं, उसे अनुदैर्घ्य कहेंगे। यानी कि जो क्या होंगे, हवा के समानांतर बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे, अनुदैर्घ्य कहलाएंगे। जैसे ये नीचे टीला बना हुआ है और हवा चलती है तो इसके साथ साथ ही बनता जाता है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इसे समझें। और अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अन्य जो अपने जो दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचा दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अनुप्रस्थ जो है बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि ऐसे बालू का स्तूप जो कैसे हवा के समकोण बनता है ना। मतलब हवा चलेगी जैसे तो वो कैसा बनता है, समकोण में बनता है, तो उसे हम सीधी भाषा में लैंग्वेज में क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ। यानी कि जो हवा के समकोण में बनता है वो अनुप्रस्थ हो जाएगा। उसके बाद बात करें अर्धचंद्राकार या बरखान। अर्धचंद्राकार की बात करें या बरखान, दोनों एक ही है। ये जो है जब हवा चलती है तो इससे क्या होता है, जो भी रेत के जो टीले होते हैं या जो भी रेत जो बालू का स्तूप होती है ना, तब वो हवा क्या करती है, जब तीव्र गति से चलती है तो उन रेत के टीलों को इस तरीके से उसका जो है वो चलती है, जिससे क्या होता है उसका जो आकार
आकार है ना वो क्या हो जाता है, अर्ध चंद्राकार हो जाता है, यानी कि अर्ध चंद्रमा का जो आधा जो आकार है उसकी तरफ बन जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध चंद्राकार या बरखान कहेंगे। ठीक है, ये हुई हमारे बालुका स्तूप की बात। उसके बाद देखो, इन टीलों के मध्य वर्षा जल भर जाने से यहाँ अस्थायी झीलें बन जाती हैं। अब ये जो टीले बन जाते हैं ना अलग अलग, जब ये है ना, तो इनमें क्या होता है, ये जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तो वर्षा का जल क्या होता है, इसमें भर जाता है। तो जब वर्षा का जल भर जाएगा तो ये कैसी झीलें बन जाती है, ये अस्थायी झीलें बन जाती है। कैसी झीलें बन जाती है, अस्थायी झीलें बन जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिन्हें हम टोड या रन कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में टोड या रन जो है सर्वाधिक कहाँ पर देखे जाएंगे, तो भारतीय मरुस्थल में देखे जाते हैं सर्वाधिक रन या टोड। ठीक है, टाट जिसे हम बोलते हैं, टोड बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो खारे पानी की झीलें, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएंगे खारे पानी की झीलें। यहाँ ये भारतीय मरुस्थल में जो है खारे पानी की झीलें भी हमें पाई जाती हैं। जैसे पहली है सांबर झील जो हम जयपुर में है, लूणकरण जो है बीकानेर में है, डिडवाना नागौर, पंचपदरा उदयपुर के अंदर हैं। तो ये सब खारे पानी की झील भी हम भारतीय मरुस्थल में ही देख सकते हैं, थार के मरुस्थल में देख सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान कौन सा है, जैसलमेर और बाड़मेर, है ना। जैसलमेर और बाड़मेर जो है राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इसे आकलवुड जो है नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे प्राचीन है। ये कौन सा, जैसलमेर वाला। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की अगर हम बात करें तो प्रमुख वृक्ष हम यहाँ पर देखें तो प्रमुख वृक्ष हमें यहाँ कौन कौन से दिखाई देंगे भारतीय मरुस्थल में, खेजड़ी है, बेर, कीकर, बबूल, नागफनी। कौन कौन से हो जाएंगे, खेजड़ी है, बेर, कीकर, बबूल और नागफनी, है ना। नागफनी मतलब जो कैक्टस है ना, नागफनी क्या है, कैक्टस। इस प्रकार के जो हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, प्रमुख वृक्ष देखेंगे। उसके बाद इसकी वनस्पति की बात करें तो छोटी पत्ती, मोटी नुकीली व कांटेदार झाड़ियाँ व लंबी जड़ों वाले वृक्ष हैं, मिलते हैं यहाँ पर, है ना। कैसी वनस्पति है, छोटी पत्ती, मोटी नुकीली वह कांटेदार झाड़ियाँ व लंबी जड़ों वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये हुई हमारे भारतीय मरुस्थल या थार के मरुस्थल की बात। अब इसके साथ ही मैं नेक्स्ट जो है आपको प्रायद्वीपीय पठार को भी स्टडी करवा रही हूँ, तो आप देख लो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार की मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायद्वीपीय पठार वाला जो एरिया है हमारे राजस्थान में वो कौन सा है। मैंने मैप में आपके जैसा कि शो किया हुआ है, ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार वाला एरिया है। ठीक है, ये जो पूरा जो एरिया है मैंने आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है, ये पूरा एरिया कौन सा एरिया है, प्रायद्वीपीय पठार होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ कि प्रायद्वीपीय पठार होता क्या है, सबसे पहले तो प्रायद्वीपीय पठार से क्या आशय होता है, देखो समुद्र की ओर बढ़ा हुआ स्थल भाग, मतलब समुद्र है तीनों तरफ, अगर तीनों तरफ से क्या है, समुद्र है और समुद्र की ओर जो ये बढ़ा हुआ कौन सा भाग, स्थल भाग। कौन सा भाग है, स्थल भाग। यही क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है, या प्रायद्वीपीय हम भाग इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं हम, इसकी विशेषताएं कि प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता कौन कौन सी है। देखिए, फर्स्ट है भारत के विशाल मैदान के दक्षिण में विस्तृत अति प्राचीन लावा निर्मित भूभाग है। देखिए, फिर रिपीट करती हूँ, भारत के विशाल मैदान। अब भारत का विशाल मैदान कौन सा हो गया, ये ऊपर वाला जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है ये हमारा भारत का विशाल मैदान हो गया, है ना। ये पूरा जो भारत का विशाल मैदान हो गया। इसके दक्षिण में विस्तृत, ये कौन सा, उसके दक्षिण में विस्तृत अति प्राचीन, ये इंपॉर्टेंट है, अति प्राचीन लावा निर्मित भूभाग, है ना। अति प्राचीन जो है लावा निर्मित भूभाग है, वही कौन सा है, वही प्रायद्वीपीय पठार है। पहली तो बात ये हो गई इसकी लोकेशन की। अगर इसके विस्तार की हम बात करें तो इसका विस्तार जो है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, मतलब ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके 3 ओर समुद्र व है और इस त्रिभुजाकार पठार का आधार उत्तर में विंध्याचल तथा शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप है ना। शीर्ष दक्षिण में कुमारी अंतरीप यानी कि कन्याकुमारी तक है, मतलब ये 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते भी है प्रायद्वीपीय पठार हम किसे कहेंगे, है ना। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, मतलब 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अरब सागर है इस साइड, है ना। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ आपको, ये है अरब सागर। ठीक है, ये है बंगाल की खाड़ी और ये हमारा नीचे हिंद महासागर। ठीक है, तो ये जो है तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार हो गया। और इसकी आकृति देखिए आप कैसी बन रही है,
त्रिभुजाकार, है ना। त्रिभुजाकार का जो पठार है उसके आधार उत्तर में कहाँ से स्टार्ट होता है, विंध्याचल से, है ना, तथा इसका जो जो निम्नतम या दक्षिणी जो बिंदु है वो कौन सा है, कुमारी अंतरीप, जिसे हम क्या कहेंगे, कन्याकुमारी तक ये स्थित है। ठीक है, अब इसके विस्तार हम बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। देखो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जो हमारा ये राजस्थान वाला जो पोर्शन आता है ना, ये राजस्थान वाला जो पोर्शन है इसका कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से लेकर, है ना, फिर यहाँ गुजरात आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, है ना, महाराष्ट्र के बाद फिर केरल, कर्नाटक, है ना, केरल आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, इधर तमिलनाडु आ जाएगा, है ना, फिर उसके बाद इधर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उड़ीसा आ जाएगा, छत्तीसगढ़, और इधर जो हमारे मध्य में इधर यहाँ छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, इधर मध्य प्रदेश आ जाएगा, है ना, ऊपर झारखंड आ जाएगा। तो ऐसे करके ये पूरा जो दक्षिणी जो पठार है ये इससे घिरा हुआ है, मतलब इसका विस्तार है यहाँ पर। ठीक है, ये सब यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं सारे राज्य। उसके बाद प्रायद्वीपीय से आशय, प्रायद्वीप से क्या आशय है ये मैंने आपको बता दिया है। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व क्यों है और क्या महत्व है इसका, देखो यहाँ प्रचुर खनिज भंडार पाए जाते हैं। काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए लाभप्रद है, मतलब यहाँ पर कहने का मतलब प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में खनिज भंडार है, और यहाँ पर जो काली मिट्टी भी मिलती है, पाई जाती है, जो किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण रखती है, लाभप्रद रखती है, किसके लिए, कपास की खेती के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। यहाँ सागवान, शीशम, चंदन वाले बहुमूल्य मानसूनी वन पाए जाते हैं, है ना। अगर पूछ ले आपको प्रायद्वीपीय पठार में कौन से वन पाए जाते हैं, तो कौन कौन से वन पाए जाएंगे, सागवान, शीशम, चंदन, है ना, और ये क्या है, मानसूनी वन। कौन से वन है भाई, ये मानसूनी वन है। और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर्यटन स्थल भी है। पर्यटन स्थल कौन कौन से, पंचमढ़ी है, महाबलेश्वर है, उडग मंडलम, जो ऊटी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर जो है दक्षिण के पठार में, यहाँ हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार में ये पर्यटन स्थल भी मिलते हैं। उसके बाद देखिए आप नदियाँ, है ना, नदियों की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में है। देखो नदियों में जल प्रपात मिलते हैं जो जल विद्युत उत्पादन का आधार है। नदियों में क्या मिलते हैं, मतलब यहाँ पर जो नदियाँ हैं ना उनमें क्या मिलते हैं, जल प्रपात मिलते हैं, है ना, और ये जल प्रपात क्या होती है, जल विद्युत के उत्पादन में सहायक होती है, या यही इनका क्या है, आधार माना जाता है, जल प्रपात ही। ठीक है, अब प्रायद्वीपीय पठार की तो हमने बात कर ली। एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो ये प्रायद्वीपीय पठार है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जैसे ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी घाट, ये कौन सा घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा पूर्वी घाट, ये कौन सा घाट हो जाएगा, पूर्वी घाट। ठीक है, और इसका जो दक्षिणी पठार है, इसको हम दक्षिणी पठार भी कह सकते हैं, है ना। तो इसकी हम जो है आज स्टडी करेंगे, एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको अच्छे से। तो हम पढ़ेंगे पश्चिम घाट, पूर्वी घाट और दक्षिणी पठार के बारे में। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत को निम्न प्रकार से उपविभाजित किया गया है। ये हम कह सकते हैं निम्न 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है या उपविभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है हमारा पश्चिमी घाट। कौन सा है, पश्चिमी घाट, मैंने आपको अभी मैप में भी बताया है। दूसरा है हमारा पूर्वी घाट, और तीसरा हमारा दक्षिणी पठार है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। मैंने आपको मैप में जैसे मेंशन कर ही दिया कि पश्चिमी घाट कौन सा है ना। तो ये हमारा जो ये इधर वाला जो एरिया हो जाएगा, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप पश्चिमी घाट का विस्तार की बात करें, ये उत्तरी सह्याद्री की ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक, मतलब यहाँ पर जो है सह्याद्री जो है उसको जो 3 डिवाइड किया गया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। तो यहाँ से बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री, जो यहाँ पर कौन सी नदी है, ताप्ती नदी घाटी से लेकर लास्ट दक्षिण पॉइंट कन्याकुमारी तक जो है पश्चिम घाट स्थित है। ठीक है, इसके बाद इसका अरब सागर की ओर ढाल तीव्र व पूर्व की ओर धीमा है। अब ये जो पश्चिमी घाट है ना, इसका अरब सागर, मैंने आपको यहाँ बताया था, यहाँ पर अरब सागर था, है ना, अरब सागर की ओर ढाल तो कैसा है, तीव्र है, मतलब ये पश्चिमी घाट का जो ढाल है वो तीव्र है, कहाँ पर, अरब सागर की ओर, तथा पूर्व की ओर जो इसका ढाल है वो धीमा है। मतलब हम कह सकते हैं इधर जो है पूर्व की ओर इसका मतलब पूर्व की ओर ढाल इसका धीमा है, और अरब सागर की ओर यानी कि इस पश्चिमी की ओर इसका ढाल जो है वो तीव्र गति से है। ठीक है, उसके बाद है औसत ऊंचाई की हम बात करें तो 900 से 1000 मीटर तक, है ना, 900 से 1000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। उसके बाद इसके प्रमुख दर्रे की बात करें, प्रमुख दर्रे में हम देखेंगे थाल घाट दर्रा है, भोर घाट दर्रा व पाल घाट दर्रा। ठीक है,
तो थालघाट दर्रे की अगर मैं बात करूँ, थालघाट दर्रा कहाँ से कहाँ तक है? थालघाट दर्रा मुंबई के से नासिक, है ना, मुंबई से नासिक या कोलकाता का जो मार्ग है वहाँ तक स्थित है। कौन सा घाट? थालघाट दर्रा, ठीक है। उसके बाद देखो भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा जो मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। भोरघाट दर्रा कहाँ पर है? मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है। उसके बाद हम बात करेंगे पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा कहाँ पर है? पूर्वी घाटी को पश्चिमी घाटी से जोड़ने वाला जो है, मतलब हमारे जो पूर्वी जो घाटी है उसको पश्चिमी घाटी से जोड़ने का काम कौन सा घाट, कौन सा दर्रा करता है? पालघाट दर्रा करता है। ये हुई 3 दर्रों की बात जो कहाँ पर मिलते हैं? पश्चिमी घाट में। उसके बाद है पश्चिमी घाट को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में। वही मैंने आपको भी हम भी समझाया है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। तो इसको हमने पश्चिमी जो घाट है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। देखो ये जो वीडियो है मैं इतनी ही आज बनाऊंगी क्योंकि इसमें जो है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में इसमें कई सारी पहाड़ियाँ व चोटियाँ भी है। तो इसकी मैं वीडियो जो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टडी करवा दूंगी। यहाँ मैं जो है कोशिश करूँगी कि एक वीडियो जो ज़्यादा बड़ी ना हो। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पहाड़ियाँ जो भी है, चोटियाँ, वो सब उसमें पढ़ लेंगे। तो ये इसका जो उपविभाग हो गया। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, है ना। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुड़ी है। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लगा देना, अन्नामुड़ी, ठीक है। उसके बाद देखो पूर्वी घाट की हम बात कर लेते हैं। पूर्वी घाट का विस्तार है जो है उत्तर में महानदी घाट से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक फैले हैं। उत्तर में महानदी, अब ये महानदी कहाँ पर होगी? उड़ीसा के अंदर, है ना। महानदी कहाँ पर होती है? उड़ीसा के अंदर मिलती है महानदी, है ना। तो महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक ये पूर्वी घाट जो है फैला हुआ है। जैसे ये मैंने इधर बनाया था वैसे मैं इधर बता देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यह घाट पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंची, तट से काफ़ी दूर स्थित व अक्रमिक होते हैं। मतलब पूर्वी जो घाट है ना वो क्या होते हैं? पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। मतलब पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचे होते हैं, पूर्वी घाट जो है कम ऊंचे होते हैं, ठीक है। और ये तट से काफ़ी दूर स्थित एवं तट से भी काफ़ी दूर होता है पूर्वी घाट। और कैसा है? अक्रमिक, अक्रमिक का मतलब जिनमें कोई क्रम नहीं होता है ना, ऊबड़ खाबड़ ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। पूर्व की ओर बहने वाली सभी नदियों ने पूर्वी घाट को काफ़ी छिन्न भिन्न विच्छिन्न कर दिया है। मतलब ये पूर्वी के जो ओर बहने वाली जो नदियां हैं ना, इससे क्या हो गया है? पूर्वी घाट जो है कटा फटा सा हो गया है, हम ये अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं। छिन्न विच्छिन्न मतलब कटा फटा जो हो गया है ये घाट, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जो है क्षेत्र हो गया है इसका। इसका मध्यवर्ती भाग कुड़प्पा पहाड़ी सीमांध्र कहलाता है। जो इसका जो मध्यवर्ती जो भाग है ना पूर्वी घाट का, ये क्या कहलाता है? कुड़प्पा पहाड़ी, या जिसे हम सीमांध्र भी कह सकते हैं। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बच्चों? महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर है, जो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर, ठीक। इसके बाद इसके जो नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वोच्च चोटी जो है तिमाईगिरी बताई गई है ना। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वैसे महेंद्रगिरी है लेकिन नवीनतम आंकड़े के अनुसार तिमाईगिरी जो है सब सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई है 1515 मीटर, ठीक है। ये सीमांध्र में है। उसके बाद देखो हम दक्षिणी पठार की बात कर लेते हैं। दक्षिणी पठार, दक्षिणी पठार का विस्तार जो है त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है ना। दक्षिणी पठार वही त्रिभुजाकार जो भूभाग था, मैंने आपको बताया था, है ना। ये वाला जो त्रिभुजाकार भूभाग है ये दक्षिणी पठार कहलाता है, जो कहाँ पर? नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है ये पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। अब देखो ये पठार जो है ये पश्चिम में तो क्या है? ऊंचा है ना। और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, मतलब इधर से इधर यूँ आएगा, है ना। पश्चिम में तो ऊंचा है और पूर्व में कम ढाल वाला है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई की बात करें ये भी कितनी है? 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई भी 600 मीटर है। इसके बाद हम बात करें ये अत्यंत प्राचीन दृढ़ भूभाग है जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा से हुआ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी पठार जो है वो सबसे प्राचीन दृढ़ भूभाग है। इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाले लावा से हुआ है, ठीक है भाई। उसके बाद है उपजाऊ तथा काली मिट्टी युक्त यह पठारी भूभाग लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर के में विस्तृत है। मतलब ये कैसा क्षेत्र है? उपजाऊ भी है
है ना। और इसमें काली मिट्टी जो युक्त है, ये मतलब काली मिट्टी भी पाई जाती है और उपजाऊ भूभाग है ये, है ना। और ये कितने किलोमीटर पर स्थित है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर पर स्थित है। ठीक, उसके बाद देखिए नदियों ने इसे छोटे छोटे पठारों में विभक्त कर दिया है। अब यहाँ पर जो नदियाँ हैं इसके कारण क्या हो गई है, ये छोटे छोटे पठार में विभक्त हो गया है। जैसे छोटे छोटे पठार कौन से? जैसे छत्तीसगढ़ है ना, इसका जो पठार है मैसूर का पठार है, रायलसीमा का पठार है, तेलंगाना का पठार आदि। ये जो निम्न पठार है जो कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? दक्षिणी पठार में मिलते हैं। तो ये जो मैंने आपको जो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाया और एक पहला जो पश्चिमी मरुस्थल या जो थार का मरुस्थल की जो मैंने स्टडी करवाई है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है, अगर आपको ये भारतीय जो मरुस्थल है और प्रायद्वीपीय पठार है, अगर इसकी जो ये अध्ययन जो मैंने करवाया है अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों तक पहुंचाए। और इसमें जो भी आपको लगे कमेंट करना हो, अगर आपको लगता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है तो ये भी आप मुझे बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।